हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स का सेकंड लेक्चर। फ्रेंड्स, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों साथ साथ में रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स देखो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो न्यूक्लियस के अंदर साथ में रहते कैसे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो कि हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो प्रोटॉन्स साथ में रहते कैसे हैं, एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए वो। तो भाई क्या है, दोनों को बांध के रख रहा है। तो उस क्वेश्चन का जवाब आज के लेक्चर के अंदर मिलेगा। दूसरी बात, एक और चीज़ ऑब्जर्व किया गया है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उनका अलग अलग, मतलब एक प्रोटॉन का वेट मेजर कर लो, दूसरे प्रोटॉन, तीसरे न्यूट्रॉन, ऐसा करके अलग अलग वेट मेजर कर लो, तब उनको जो वेट आता है। और न्यूक्लियस के अंदर साथ में उनका जो वेट मेजर करो, तब उनमें जो मास या वेट आता है, उन दोनों में मास में डिफरेंस आता है, उन दोनों के अंदर मास का डिफरेंस आता है। तो भाई दोनों में मास कहाँ चला गया, एक में ज़्यादा वजन आ रहा है, एक में कम वजन आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो उसका भी आंसर आज के लेक्चर में अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और हम लेंगे रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इस सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बेस पे हमेशा जेईई मेंस और जेईई एडवांस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी कॉन्सेप्ट लिखा हो उसको ध्यान से नोट करो और क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियस की बेसिक सी बातें की थी कि भाई आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एओ को केजी में कन्वर्जन, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी। ठीक है, उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। उसके अंदर जो फोर्सेस ऐड करते हैं, हम न्यूक्लियर फिनोमिना देखेंगे। ओके, देखो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, तो जो भी फिनोमिना हम देखेंगे वो सब न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा, तो पहली बात ये ध्यान रख लेना। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जितनी भी बातें करेंगे सब न्यूक्लियस से रिलेटेड होगा, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। तो मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है एक, ठीक है, क्या है हमारे पास, एक न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, प्रोटॉन्स होते हैं बहुत सारे, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं अलग अलग। अब अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग क्वांटिटी में प्रोटॉन्स होते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन देखो दोनों साथ साथ में रह रहे हैं। अब हमको पता है कि जो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बस सिंपली यहाँ पे एक प्रोटॉन हो, यहाँ पे एक प्रोटॉन हो, दोनों साथ में रख दोगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे देखो अंदर दोनों प्रोटॉन्स साथ में रह रहे हैं, तो उनका बीच में लॉजिक क्या है भाई, क्यों साथ में रह रहे हैं दोनों? तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा उनके बीच में, कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो मतलब इन दोनों बीच में होगा, जिससे इन दोनों को बांध के रख रहा है। दूसरी बात, न्यूट्रॉन्स भी है देखो साथ में। हाँ, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल होते हैं, एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, लेकिन तो भी इसके अंदर पूरा साथ में रहते हैं। तो उनके बीच में कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि मतलब कि इन दोनों बीच में ऐड कर रहा है? अच्छा, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो कौन से फोर्स की वजह से? ये फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से कि जो मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर एक और तरह का फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये एक नए तरह का फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है। न्यूक्लियस मतलब कि ये जो फोर्स होता है ना, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, बहुत ही छोटा फोर्स होता है। आप बोलोगे ना कि अभी तक हमने ये फोर्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ा? भाई प्रोटॉन्स हम चैप्टर नंबर 1 से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई दो प्रोटॉन रखे गए हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो अभी तक हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ा? तो इसका सिंपल सा रीजन है, ये जो फोर्स होता है ना, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब ये फोर्स तभी ऐड करता है जब दो प्रोटॉन्स, ये बोलो जो न्यूट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो ऑलमोस्ट 10⁻15 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, 10⁻15 मीटर के आसपास होता है। और जैसे ये डिस्टेंस आप बढ़ाओगे, मतलब प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होता है, ये फोर्स गायब हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाता है। समझ रहे हो? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे मैक्सिमम है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा तो एकदम फोर्स समझ लो जीरो ही हो गया। ठीक है, बहुत रैपिडली डिक्रीज करता है। ये फोर्स तभी ऐड करता है जब प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस इन फेम्टोमीटर के ऑर्डर में हो। ये क्या होता है? 10⁻15 क्या होता है? फेम्टोमीटर, FM, फेम्टोमीटर के ऑर्डर में होता है, तभी ये जो फोर्स लगता है। और ये फोर्स की खासियत क्या पता है? ये फोर्स जो होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर।
समझ रहे हो। और दूसरी बात क्या होता है कि जो फोर्स होता है अट्रैक्ट ही करेगा हमेशा, मतलब हमेशा पास में रखेगा। और दूसरी बात, ये फोर्स की और क्या खास बात है, देखो ये सब देखा गया है, जो देखा गया आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये फोर्स की और क्या खास बात है कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगा। मतलब ये फोर्स जो होता है ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। मतलब उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई पार्टिकल चार्ज रहेगी नहीं। देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इसको जो है चार्ज से इंडिपेंडेंट, ये फोर्स जो है चार्ज इंडिपेंडेंट है। इसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई जो पार्टिकल है वो चार्ज है कि नहीं, ये फोर्स जो है वो लगना है तो लगेगा, ठीक है। ये फोर्स सबके बीच में लगता है और सबके बीच में बराबर लगता है, ठीक है। प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, मतलब ये फोर्स होता है, ये फोर्स जो होता है बराबर लगता है, ठीक है। फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन ऐसे लिख दो, फोर्स ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन, फोर्स ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड फोर्स ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तीनों बराबर है, ठीक है। ये इसको मैं सबसेट में लिख दिया इस तरह से, चार्ज इंडिपेंडेंट, ओके। समझ गए ना, इतनी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि शॉर्ट रेंज फोर्स है, डिस्टेंस बढ़ाओगे। हम अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यों डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर जो डिस्टेंस होते थे ना, हम प्रोटॉन प्रोटॉन बीच में कितना डिस्टेंस लेते थे, सेंटीमीटर में लेते थे, मीटर में लेते थे, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस डिस्टेंस के अंदर ये फोर्स जो है नेग्लिजिबल होता है, ये काउंट नहीं होता। ये न्यूक्लियस का फिनोमिना है, न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स लगता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स हो, सबके बीच में बराबर फोर्स होता है। सबके बीच में जो फोर्स लगता है वो बराबर लगता है। और ये जो फोर्स है चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये फोर्स जो है चार्ज इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तब मेरे को बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर जो नेट फोर्स होगा कितना होगा। भाई इसके बीच में नेट फोर्स 0, इसके बीच में नेट फोर्स, बस सबके बीच में बराबर बराबर लग रहा है। तो जो होता है नेट फोर्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 0। नेट फोर्स इनसाइड सबके बीच में बराबर बराबर फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या कर देता है, 0 कर देता है। मतलब समझ रहे हो, जैसे कि प्रोटॉन 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 की बात कर लें तो देखो रिपेल करने वाला काम तो ये दोनों ही कर रहे हैं। इन दोनों में क्या लग रहा है, बाहर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अंदर से लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, अंदर से लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर स्टेबिलिटी ही पढ़ेंगे। बस सिंपली देखो स्टेबिलिटी क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब तक बराबर है तब तक क्या है, न्यूक्लियर स्टेबल है। मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, प्रोटॉन बाहर निकलना चाहेगा। सोचो ये न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जब बराबर हैं, जब न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर हैं तब तो स्टेबल है। समझ रहे हो, जब न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर नहीं है तब क्या होता है, स्टेबिलिटी इसकी लूज करती है ना, तब प्रोटॉन बाहर निकलना चाहेगा। और जब न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाए, जब न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाए तब प्रोटॉन मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो कंप्रेस हो जाएगा इस तरह से। तो दोनों भी फिनोमिना जो है मतलब कि रेडियो एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। और जब तक स्टेबल है, स्टेबल कब होगा, जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस की बेसिक सी बातें होती हैं, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, इसलिए जो है ये टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। और दूसरी बात, दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स साथ में रह रहे हैं, उसकी सबकी कहानी मतलब इसके ऊपर से डिपेंड करता है, बिकॉज उसके बीच में तो एक नया तरीके का फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आपको पता है यहाँ पे देखो ऑर्डर इस तरह का होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑर्डर होता है, ये हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। यहाँ पे देखो लिखा देता हूँ मैं आपको, एक तो होता है न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखोगे ना, दो प्रोटॉन बीच में निकालोगे तो बहुत ही कम आएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह का ऑर्डर होता है, क्लियर है। ये फोर्स जो है इसको आप हल्के मत लेना, बहुत स्ट्रांग फोर्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि शॉर्ट रेंज होते हैं, मतलब ज़्यादा रेंज में लगते नहीं है। आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये फोर्स जो है रैपिडली बहुत डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आगे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप में काम आएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं कि मास डिफेक्ट क्या होता है। हम क्या सीखेंगे, मास डिफेक्ट। ठीक है, टॉपिक आगे आगे देखते जाओ, एक एक टॉपिक देखोगे तो आगे आप सारे कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से लिंक कर पाओगे। ठीक है, कि भाई एक दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, इसके बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं मास डिफेक्ट। देखो मास डिफेक्ट होता क्या, समझते हैं।
मान लो आपके पास मतलब कि यहाँ पे मेरे पास देखो ऐसे ऐसी वेट मशीन लेके बैठा हूँ, ठीक है, ऐसे एक्चुअली होता नहीं है लेकिन डायग्राम बनाने के लिए ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा। प्रोटॉन भाई बहुत हल्के होते हैं, उसको हम ऐसे तराजू में उसको मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ही बनाता हूँ, ओके। तो देखो होता क्या है पता है, देखो मान लो किसी न्यूक्लियस का एग्जांपल लेते हैं, मान लो हीलियम का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। हीलियम के अंदर होता क्या है 2 और 4, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स है 2 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर बताओ, 4 मत बोल देना, न्यूट्रॉन्स है 4 - 2, इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स है 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो सिंपली देखा क्या गया, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि न्यूक्लियस का मास बताओ, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, सोचो आप क्या सोचते हो, मास एक्सपेक्टेड, ठीक है, मास एक्सपेक्टेड, मतलब आप इसका कितना मास एक्सपेक्ट करते हो बताओ। आप क्या बोलोगे, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, दोनों का मास मिला दो भाई, क्या बोलोगे आप, इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप बोलोगे भाई इसका ये मास है, हम ये देख, आप क्या सोचोगे, मैं आपको बोलूँ किसी न्यूक्लियस का मास बताओ, तो आप क्या बोलोगे, उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों का मास देख लो, वही हो गया हमारा न्यूक्लियस का मास। ये होता है मास एक्सपेक्टेड, मतलब हम जो सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, इतना मास आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मतलब 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया मास एक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास अगर हम उसको अलग देखो, इसमें क्या दिया 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, हम इसका अलग अलग करके अगर मास ले रहे हैं ना, तो हमारे पास ये उसका एक्सपेक्टेड मास आ रहा है, लेकिन मास ऑब्जर्व देखा क्या गया एक्चुअली में, मास ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अब देखो मास ऑब्जर्व कैसे निकाला जाएगा, मतलब कि कैलकुलेटेड बोलो या मास ऑब्जर्व बोलो, ये कैसे निकाला जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन्स ये प्रोटॉन्स और देखो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स साथ में रहते हैं ना इस तरह से, तो ये जो मास, ये क्या है मेरा, ये मास ऑब्जर्व्ड है, ये क्या है मेरा मास ऑब्जर्व्ड। अब मास ऑब्जर्व कैसे निकाला जाता है, मास ऑब्जर्व कैसे निकाला जाता है कि जो एटम का जो मास है ना, देखो मास ऑब्जर्व कैसे निकाला जाएगा कि भाई पूरे एटम का जो मास है, सुनो ध्यान से, पूरे एटम का जो मास है उसको जो है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं भाई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लो मेरे पास ये एटम है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो जितने पूरे एटम का मास है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दो, तो बचेगा क्या, बचेगा इसका मास, बचेगा क्या, इसका मास। सिंपली यही होता है ना मास ऑब्जर्व। देखा क्या गया कि एटम में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास निकाल दूं तो जो मास बचना चाहिए वो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, जो मास बचेगा वो किसका मास होगा, न्यूक्लियस का मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर भी देखो, अगर इसकी बात करें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे ना, बिकॉज कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, तो -2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, -2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरा मास ऑब्जर्व होना चाहिए। देखो मास ऑफ एटम क्या है, 4 है, तो पूरे मास का एटम का मास कितना है, पूरे एटम का मास कितना है, 4 है, -2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा आप बताओ, एक तो मेरा एक्सपेक्टेड है, देखो आपने सोचा क्या, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, वो एक्सपेक्टेड मास आया, क्या हमने क्या किया, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन के मास निकाल दिए, तो हमारा एक्चुअल जो मास आया वो ये आया। अच्छा मेरे को बताओ दोनों में से कौन सा मास ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड मास ज़्यादा आया कि ऑब्जर्व मास ज़्यादा आया। वैसे मेरे डायग्राम से आप देख ही लिए हो कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मास है, मतलब कि हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग करके अगर मास ले रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का अलग अलग करके मास ले रहे हैं, देखो ध्यान से अलग अलग है। और न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहुंच गए, देखो ये न्यूक्लियस के अंदर आ गए, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गए तो हमारा ऑब्जर्व मास हो गया, उसको हमने निकाला इस तरह से। इसमें जो मास एक्सपेक्टेड आ रहा है ना, मास एक्सपेक्टेड was greater than mass observed, was greater than mass observed, ठीक है। मतलब जो हमने जो सोचा वो मास ज़्यादा आया, हमने जो सोचा वो हमारा एक्सपेक्टेड मास है। डिफरेंस समझ रहे हो ना, हमने क्या सोचा, हम यही तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन आया क्या भाई, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दो, तो जो मास आया हमारा वो क्या हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये क्या है, मास एक्सपेक्टेड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं, मास ऑब्जर्व्ड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे जो मास डिफेक्ट बात कर रहे हैं ये भी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम,
सारी कहानी जो है न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, आपको क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ ऐसे ही। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो एक्सपेक्टेड मास है ना वो ज़्यादा आया। तो ज़्यादा कैसे आया, क्यों ज़्यादा आया ये? आप बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर कंबाइन करके, तो सिंपली देखो होता क्या है कि यहाँ पे जो एटम्स, प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, देखो एक्चुअली पहले से न्यूक्लियस में होंगे नहीं। आप ऐसा समझ सकते हो कि तो प्रोटॉन्स को नज़दीक लाने के लिए, देखो न्यूक्लियस के अंदर है तब तो उसके अंदर लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन जब पहले दूर होंगे उसको नज़दीक लाने में कुछ तो वर्क लगेगा, कुछ तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। समझ रहे हो कि नहीं भाई? दो प्रोटॉन्स उसको नज़दीक लाने में कुछ तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एनर्जी आएगी कहाँ से? वो एनर्जी आएगी इन द फॉर्म ऑफ मास। वो एनर्जी आएगी इन द फॉर्म ऑफ मास। मतलब पहले दूर दूर थे तब तो उनके कुछ मास ज़्यादा था, लेकिन हम उसको नज़दीक लेके आए ना उस न्यूक्लियस के पास, इस तरह से कंबाइन किया हमने, बाद में एकदम नज़दीक आ गए तब तो न्यूक्लियर फोर्स लगने लगा। लेकिन उसको नज़दीक लाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी आती कहाँ से है? वो एनर्जी आती है मास के फॉर्म से। ठीक है, मास डिस्ट्रॉय होता है तब वो एनर्जी आती है। कहाँ से आती है? मास डिस्ट्रॉय होता है तब वो एनर्जी आती है। एक्सपेक्टेड मास ज़्यादा है, लेकिन जब उसको हमने न्यूक्लियस के अंदर उसका कंबाइन करके मास देखा तो हमारा जो ऑब्जर्व मास आया वो कम आया। क्यों? क्योंकि कुछ मास लॉस्ट हो गया एनर्जी की फॉर्म में, कुछ मास लॉस्ट हो गया। उसका हमारे पास इक्वेशन भी है। हमारे पास देखो आइंस्टाइन का इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है समझते हैं। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं। हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है। बताओ आइंस्टाइन का सबसे फेमस इक्वेशन कौन सा है? आप बताओ। ठीक है, उन्होंने मास एनर्जी को इक्विवेलेंस बताया था इक्वेशन में। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, उन्हें क्या बताया था? जो एनर्जी होती है E = mc², मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। उनके इस इक्वेशन के क्या देख सकते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मैं समझ रहे हो कि जो एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे जो मास का डिफेक्ट है, जो एक्सपेक्टेड मास ज़्यादा आया ऑब्जर्व मास से, तो वो जो मास गया कहाँ, मतलब हम कि अलग अलग करके देख रहे थे तो कुछ ज़्यादा मास आ रहा था, लेकिन जब कंबाइंड हो गए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जब कंबाइंड हो गए तो मास कम आ रहा था। इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, इसका मास कम आ रहा है, तो एनर्जी गई कहाँ? इसको प्रोटॉन को नज़दीक लाने में जो एनर्जी है वो गई। ठीक है, इसको आप अलग तरीके से समझ सकते हो। देखो एक तो तरीका क्या है कि हम प्रोटॉन को नज़दीक ला रहे हैं, इसको हम उल्टे तरीके से ही सोच सकते हैं कि भाई कोई न्यूक्लियस है, देखो ध्यान से, कोई न्यूक्लियस से ब्रेक होगा। भाई समझो एक न्यूक्लियस से, मतलब कि यहाँ पे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन है इस तरह से। अब इसको हमको ब्रेक करना है। देखो इसके पास डेफिनेटली हमको इसको ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा ना। भाई प्रोटॉन है, उसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स है। अब न्यूक्लियर फोर्स को हमको तोड़ना है, हमको क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो बस जितना एनर्जी इसको बनाने में लगेगा, देखो जितना एनर्जी इसको बनाने में लगेगा उतना एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगा ना। तो वो जो एनर्जी होता है ना उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। वो एनर्जी क्या बोलते हैं हम? बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखेंगे तब आपको समझ पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं तब आपको समझ पड़ेगा। उसके पहले मास डिफेक्ट देख लेते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है? ओके, मास डिफेक्ट। अभी हमने हीलियम का एग्जांपल लिया था, हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ पड़ेगा कि मास डिफेक्ट क्या होता है। उसके ऊपर से हम समझेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। ओके, जो मास में चेंज आया ना उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। जो मास में चेंज आया उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एम। ठीक है, ये क्या होता है? मास एक्सपेक्टेड जो कि ज़्यादा आता है, मास एक्सपेक्ट ज़्यादा आता है ना, माइनस मास ऑब्जर्व्ड। समझ रहे हो? मास एक्सपेक्टेड माइनस मास ऑब्जर्व्ड। अब किसी जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक्स न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, जिसका मास नंबर A है। अब इसका मास एक्सपेक्टेड लिखते हैं। ठीक है, इसका मास एक्सपेक्टेड क्या होगा? मास एक्सपेक्टेड क्या होगा बताओ? इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? Z प्रोटॉन्स हैं। और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? देखो इसके अंदर Z प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? A - Z ना। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम? A - Z इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका टोटल मास कितना होगा? Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A - Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमारा एक्सपेक्टेड मास है। क्या है? Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस A - Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड मास। ठीक है, अब ऑब्जर्व क्या किया गया वो देखते हैं। मास ऑब्जर्व्ड, उसके लिए हम करेंगे क्या? इसका मालूम, इसका मास ऑफ एटम लिखेंगे हम। मास ऑफ एटम माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है भाई, जितने प्रोटॉन्स है इसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, Z। तो ऑब्जर्व मास कैसे निकालेंगे हम, टोटल पूरे एटम का जो मास है उसमें से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दो, इसको मैं mx बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, mx, इस तरह बोल देता हूँ। ये जो है मेरा क्या है, मास ऑफ एटम माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन देखो ये मास ज़्यादा है, ये मास कम है, इन दोनों मास का जो डिफरेंस आएगा वही होता है अपना मास डिफेक्ट। तो डेल्टा M क्या हो जाएगा, मास एक्सपेक्टेड जो कि ये है Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑब्जर्व्ड, तो माइनस mx, ठीक है। ये क्या होता है मेरा मास डिफेक्ट, ये क्या होता है मेरा मास डिफेक्ट। तो सिंपली आपको कोई इक्वेशन दिया हो या आपको कोई इक्वेशन दिया उसके अंदर मास डिफेक्ट बोला हो, तो पहले आप इंडिविजुअली प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करो, उसमें से जो है मतलब कि एटम में से क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का मास, उसको सेपरेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मास डिफेक्ट, ठीक है। ये मेरा क्या गया, मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट ये अराइज कैसे होता है, मास डिफेक्ट अराइज कैसे होता है उसको भी हम समझते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो दो प्रोटॉन को नज़दीक लाने में, ठीक है, यहाँ पे लिखो ध्यान से कि जो मास गया वो क्या, मास इज डिस्ट्रॉयड, ऐसा लिख दो कि यहाँ से ऐसे लिख दो कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग protons together, and that energy is obtained in the form of mass. And the energy is equal to mass defect, भाई एनर्जी कितनी होगी सोचो ध्यान से, हम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या होगी, एनर्जी इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। बस जो भी मास डिफेक्ट आया वही तो अपनी देखो समझो इन दोनों में माइनस किया तो जो अपना मास आया वही तो अपना मास डिफेक्ट है। ये मतलब समझ लो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक हीलियम है जिसका एक्सपेक्टेड मतलब इसका क्या है, दो प्रोटॉन, मान लो प्रोटॉन का मास जो है 1 AMU है और न्यूट्रॉन का मास जो है वो 1.002 है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन का मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है। तो इसका एक्सपेक्टेड मास कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, देखो मास एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2.004, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा 4.004, ठीक है, मास एक्सपेक्टेड। मान लो इसका जो मास ऑब्जर्व्ड हमको दिया गया है, ठीक है, मास ऑब्जर्व्ड दिया गया है 3.97, तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा डेल्टा M 4.004 मास एक्सपेक्टेड माइनस मास ऑब्जर्व्ड, ठीक है। इन दोनों में से अगर माइनस कर लें 4.004 माइनस 3.97 तो जो भी अपना आंसर आता है यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या है 0.034। तो भाई जितना मास में चेंज आया, देखो जितना मास में डिफेक्ट आया उसी को तो वही तो हमारा एनर्जी होगा, उतनी एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, समझ रहे हो भाई। जितना मास में लॉस हुआ वही एनर्जी तो मतलब उसको लाने में लगा। दो मतलब कि देखो समझ, मैं जो बोल रहा हूँ समझ तो रहे हो आप कि भाई मतलब कि पहले प्रोटॉन दूर दूर थे उसको नज़दीक लाए तो कुछ मतलब कि कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी कहाँ से आई, मास के फॉर्म में से तो आई। जितना मास डिस्ट्रॉय हुआ वही एनर्जी के फॉर्म में आ गई, क्लियर है। जितना मास डिस्ट्रॉय वही एनर्जी के फॉर्म में आ गई, उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। मास डिफेक्ट तो आप समझ गए, अब समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। अब बाइंडिंग एनर्जी को हम 2-3 तरीके से समझ सकते हैं, उसके अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, सारे डेफिनेशन एक ही तरह के होते हैं, लेकिन देखो समझते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
द एनर्जी रिक्वायर्ड the energy required to form nucleus from the constituent particles constituent पार्टिकल कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। is called binding energy, the energy required to form nucleus, the energy यहाँ पे इस तरह से लिख दो, the energy released when, इस तरह लिख दो डेफिनेशन, थोड़ा चेंजेस करो डेफिनेशन में। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर्म द न्यूक्लियस, ठीक है, फॉर्म द न्यूक्लियस, ठीक है। इसका डेफिनेशन हो गया। एक तो ये डेफिनेशन हो गया कि भाई यहाँ पे जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इसको हमने मतलब कि कंबाइन करके बना दिया न्यूक्लियस। इस तरह से हमने इसको न्यूक्लियस बना दिया। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इसका उल्टा भी हम देख सकते हैं कि भाई मान लो कि जो ये इस तरह से न्यूक्लियस थे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से मतलब कि इस तरह से पहले से कंबाइंड थे। तो अब इसको ब्रेक करने में देखो, इसको ब्रेक करो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, इसको उल्टा करो, ब्रेक करो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में। इसमें क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, वो भी सेम, ये भी बाइंडिंग एनर्जी की इक्वल हो गया ना, बिकॉज जितना तोड़ने में एनर्जी लगेगा उतना बनाने में एनर्जी लगेगा। तो अगर नज़दीक है तो हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज ये पहले से एक दूसरे जुड़े हुए हैं, हमको एनर्जी दे के इसको तोड़ेंगे। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे लिखो द एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका डेफिनेशन लिखो, सेकेंड डेफिनेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू split the constituent particles of the nucleus, constituent particles of nucleus to infinite separation, ठीक है। इन्फिनाइट सेपरेशन बोल दिया जाता है बिकॉज इसका जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, तो थोड़ा डिस्टेंस भी ले जाते हैं ना, उसको इन्फिनाइट सेपरेशन, इस तरह से डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट सेपरेशन। एक तो इसका ये डेफिनेशन कि भाई जितना एनर्जी रिलीज हुई तब टूटे, या जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है मतलब उसको तोड़ने में, वो दोनों को किसके इक्वल होता है? बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन हो गया, समझ रहे हो? डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को देखो किस तरह से आ रहा है। इसका तीसरा डेफिनेशन देखते हैं। सारे देखो बात एक ही कर रहे हैं, बस खाली इसको अलग अलग तरीके से आपको घुमा घुमा के बता रहे हैं, बात एक ही हो रही है सब, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिख दो, बाइंडिंग एनर्जी is equivalent to the energy of mass defect of nucleus, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है हमारे पास, E इक्वल टू वो क्या आ जाएगा? डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी। मतलब मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी, समझ रहे हो? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमको? बाइंडिंग एनर्जी। और एनर्जी वो समझ रहे हो ना, वो एनर्जी कौन सी है? या तो आप न्यूक्लियस को कंबाइन कर रहे हो, जो एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो न्यूक्लियस को पास लाने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो बाइंडिंग एनर्जी है, या न्यूक्लियस को सेपरेट करने में जो एनर्जी होगी वो भी बाइंडिंग एनर्जी है, समझ रहे हो? अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों है। देखो इसका आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लो यहाँ पे जो है 3 घर हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 लड़के हैं, एक लड़का है,
चलो 2 ही लड़के मान लो समझ लो, और मान लो यहाँ पे एक घर है, ठीक है, 2 घर है, 2 घर हैं, ठीक है। मान लो ये क्या है, हाउस है। मान लो जैसे 12th के बाद आप हॉस्टल में पढ़ने जाओगे, तो ऐसे यहाँ पे आपको बाहर मतलब सब फ्रेंड्स लोग साथ में रहते हैं, तो होता क्या है समझो कि मतलब कि जो हाउस है ना, इसका भाड़ा जो है 1500 है, 1500। मैं समझ रहे हो, मतलब जो हाउस का ओनर है क्या बोल रहा है पता है, ये लड़का गया यहाँ से, ये फर्स्ट है, मान लो कोई इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम, ठीक है। मान लो राम जो है पहले हाउस ओनर के पास गया, उसने पूछा ये हाउस का रेंट कितना है, तो उसने बोला 1500। लेकिन राम ने क्या बोला कि मेरे पास कितना रुपया है, सिर्फ 1000 रुपया है, ठीक है। राम ने क्या बोला, मेरे पास कितना रुपया है, सिर्फ 1000 रुपया, ठीक है। तो हाउस ओनर ने बोला ये घर तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपको अकेले रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि आपको 1500 तो पे करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राम और श्याम देखो, और श्याम गया इसके पास पूछने में, देखो श्याम भी गया हाउस ओनर के पास पूछने, उसने बोला इसका भाड़ा कितना है, उसने बोला 1500, लेकिन उसने बोला मेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है 1000 रुपये, मेरे पास कितना है 1000 रुपये, ठीक है। अब दोनों में प्रॉब्लम आ रही, दोनों घर में रह नहीं पा रहे, बिकॉज इनके पास जो टोटल बजट है 1000 रुपये का है, लेकिन जो रूम का भाड़ा है, जो रेंट है वो कितना है, रेंट 1500 है। तब अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला, अब दोनों जन गए, राम और श्याम दोनों जन गए हाउस ओनर के पास, उन्होंने बोला हम दोनों अगर एक ही घर में रहें तब इस घर का भाड़ा क्या होगा। उन्होंने बोला अगर दोनों जन रहोगे ना घर के अंदर, तो इस घर का जो भाड़ा होगा वो होगा ₹2000। अगर राम प्लस श्याम रह रहे हैं घर के अंदर, तो घर का जो भाड़ा होगा कितना होगा, 2000 रुपीज़। इन्होंने बोला अब तो सही है, अगर दोनों साथ में रह रहे हैं तो घर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 2000। लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे, तो देखो 1500 का ये, 1500 का ये, तो 3000 पे करना पड़ेगा, 1500 का ये और 1500 का ये, 3000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन दोनों अगर साथ में रहें तो उनको कितना पे करना पड़ेगा, 2000। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि राम और श्याम में बनती नहीं है, लेकिन तो भी बिकॉज उनके पास पैसा है नहीं, देखो उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, देखो इन दोनों में हमेशा झगड़ा रहता है, लेकिन क्या है कि इन दोनों के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, इनको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में यहाँ पे 1000 रुपीज़ दे के यहाँ पे राम और श्याम जो है 2000 रुपीज़ में रहेंगे, ठीक है, जो कि इनके पास बजट है और इनका जो है काम जो है हो गया, इनके पास बजट है, इनका काम जो है हो गया, समझ रहे हो। लेकिन अब क्या होता है, राम और श्याम साथ में रहने लगे, लेकिन क्या है कि इनके अब इन दोनों में जो झगड़ा बढ़ता गया, बोलेंगे हम दोनों साथ में तो नहीं रह पाएंगे, तो क्या होता है यहाँ से राम और श्याम बाहर निकल के आते हैं, बोले हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। अब इनको क्या है कि अब इनको ऐसा अलग अलग ही रहना है, 1500 में अलग अलग रहना है। लेकिन इनके पास क्या है, 500 रुपये की कमी है, इनके पास क्या है, 500 रुपये की कमी है। तो जो कमी है ना वो है बाइंडिंग एनर्जी। इन दोनों को साथ में रख कौन रहा है, 500 रुपये तो रख रहा है साथ में, समझ रहे हो, क्योंकि इनके पास 500 रुपये कमी है तभी तो इन दोनों साथ में रह रहे हैं। एग्जाम्पल समझो पहले, अगर इनके पास कोई 500 रुपये दे दे, अगर इनके पास कोई 500 रुपये दे दे, मान लो राम के पास अगर हो गया 1500, इसके पास हो गया 1500 और इसके पास भी हो गया 1500, तब तो इन दोनों साथ में रहेंगे ही नहीं, तब तो इन दोनों साथ में रहेंगे नहीं, ये अलग घर में रहेगा, ये अलग घर में रहेगा। तो कमी किसकी है, सिर्फ 500 रुपये की। तो 500 रुपये बाहर से कोई देने वाला होना चाहिए। मान लो मैं चला गया, मान लो JSS मैं चला गया बाहर से, मैंने इसको 500 रुपये दे दिया, इनको 500 रुपये दे दिया, दोनों को मैंने 500 रुपये दे दिया। अब क्या है, दोनों जन के पास 1500 हो गया, तो एक रूम में मतलब एक घर में ये रहने लगे, एक घर में रहने लगे। तो इन दोनों को जो साथ में जोड़ के रखा था वो सिर्फ 500 रुपये का डिफरेंस था। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में आए तो जो हमारा 500 रुपया है ना वो है बाइंडिंग एनर्जी। वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। अब बताओ बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? बाइंडिंग एनर्जी होती है नेगेटिव। अगर दोनों साथ में रह रहे हैं ना तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि इनके पास 500 रुपये की कमी है। 500 रुपये इनके पास एक्स्ट्रा नहीं है, इनके पास 500 रुपये की कमी है। अगर बाहर से मैं जाके 500 रुपये जितना बाइंडिंग एनर्जी, बाहर से मैं जाके 500 रुपये दे दूँ इसको, तो इन दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों को मतलब कि दोनों का जो पैसा रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब उसको यहाँ से एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो 2 प्रोटॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हैं, क्या होता है इन दोनों बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी वो नेगेटिव आ रही है, मतलब कुछ एनर्जी है रिक्वायर्ड है इनको सेपरेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे 500 रुपये रिक्वायर्ड था इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि 500 रुपये जितना उनको चाहिए अलग अलग रहने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन्स को हम कुछ एनर्जी बाहर से देंगे, तब क्या हो जाएंगे, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। लेकिन कितनी एनर्जी हम दें, कितनी एनर्जी हम दें, वो कितने किसके बराबर है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी अगर 2 इस तरह से होते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, नेगेटिव होती है। जो बांध के रखने वाली एनर्जी है वो नेगेटिव है। आप बाहर से एनर्जी दोगे तब वो स्प्लिट होंगे, बाहर से एनर्जी दोगे तब वो स्प्लिट होंगे। समझे डेफिनेशन की नहीं? एनर्जी बाहर से रिक्वायर्ड है इनको स्प्लिट करने के लिए, समझ रहे हो। और अच्छा उल्टा समझा जाए तो मान लो अलग अलग रह रहे हैं,
अब हम क्या करना पड़ेगा, अब इनके पास 1500 हैं तो बोलेंगे हम साथ में रहेंगे नहीं। मालूम मैं जाके बोला मेरा 500 रुपये दे दो, भाई तुम झगड़ा करके क्यों रह रहे हो, मेरा 500 रुपये वापस करो, मेरा 500 रुपये वापस करो। तब दोनों के पास 1000 रुपये हो गए तो वापस से कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर दोनों पास 1000 रुपये हैं तो वापस में साथ में रहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा पहला केस याद आ जाएगा कि भाई अगर दोनों सेपरेटेड हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको साथ में रख के अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी था मैंने ले लिया, मतलब अपना जो पैसा था मैंने वो ले लिया, ठीक है, अपना जो पैसा था वो मैंने ले लिया। समझ रहे हो, जब दूर थे तब क्या होता है, जब पास में आते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जब नज़दीक थे तो कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एग्जांपल के साथ? आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ेगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हमने इसके अंदर। अब कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं क्या होता है। हमको मास डिफेक्ट मिल जाए तो उसके ऊपर से बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से निकाला जाता है वो हम समझते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मास डेल्टा एम होता है मास डिफेक्ट, जो कि होता है मास एक्सपेक्टेड माइनस मास ऑब्जर्व्ड। अब मान लो हमको डेल्टा एम पता है तो उसके ऊपर से एनर्जी कितनी आती है, और कितनी एनर्जी मतलब मास डिफेक्ट से कितनी एनर्जी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाला जाए। बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो अपना फाइनल आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो डेल्टा एम है वो किसके अंदर है, एएमयू के अंदर होता है, हमको पता है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर होता है। और यहाँ पे सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, सी स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, ठीक है, सी स्क्वायर का यूनिट ये है। क्लियर है ना। देखो डेल्टा एम क्या होता है, एएमयू में होता है, और हमको एएमयू और केजी में कन्वर्जन पता है ना कि 1 kg इक्वल टू 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। हमको जो है रिलेशन पता है कि 1 AMU कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो किसके अंदर आएगी, अगर मैं डेल्टा एम को AMU रख रहा हूँ, इसको जो है मैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में रख रहा हूँ, तो जो एनर्जी आएगी किस में आएगी, देखो समझो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डेल्टा एम जो कि है AMU में इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा AMU इंटू सी स्क्वायर के, देखो सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज को अलग अलग कर देता हूँ। देखो अच्छे समझना, अगर आप ये समझ गए ना तो आप कोई भी एग्जाम में कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ध्यान समझना, ठीक है। इंटू 9 इंटू 10⁻16 इंटू AMU इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको पता है, हमको क्या करना पता है, इस एनर्जी को हम पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो हमको पता है ना कि हम जो एटॉमिक फिजिक्स होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डील करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है। देखो 1 जूल क्या होता है, 1 जूल पहले होता है कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से 1 जूल होता है। और हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन भी जानते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है ना। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी क्वांटिटी, याद कैसे रखोगे, इलेक्ट्रॉन छोटा है, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, बहुत छोटा क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हमको रिलेशन पता है। अब क्या करते हैं पता है, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, हमको कुछ तरह से सेटिंग करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए। कैसे सेटिंग करेंगे, थोड़ा इसको ऐसे अच्छे से लिखता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ मैं कि डेल्टा एम इंटू AMU, क्लियर है, AMU, ओके। तो अब देखो क्या करता हूँ, जो AMU है ना, देखो जो AMU है उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में आ गया, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, kg को इस तरफ रख देता हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 इंटू kg,
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, 1 जूल होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 1 जूल निकालूँ, देखो इसको इस तरफ ले जाऊँ तो 1 जूल इक्वल टू होता है 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 जूल क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है अपना 1 जूल, ये क्या होता है अपना 1 जूल, और 1 जूल की वैल्यू क्या होती है, ये हम ये वैल्यू यहाँ पे चिपकाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा डेल्टा एम इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg इंटू 9 इंटू 10⁻16। अब ये किसके बराबर है, ये 1 जूल के बराबर है, और 1 जूल की वैल्यू ये भी है, तो इसको ये उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो अब अपना पूरा आंसर किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए, बिकॉज बार बार आप इसकी वैल्यू नहीं पुट करोगे, ठीक है। इसको एम से केजी से ऐसा कन्वर्ट करके जूल में कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम जो एक स्टैंडर्ड आंसर निकाल लेते हैं क्या होता है। तो ध्यान से देखो इसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा एम इंटू, अब देखो ध्यान से ये ऑलमोस्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो ऑलमोस्ट ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1.6 और ये कुछ वैल्यू आती है। अब इसको देखो, सॉरी ये -19 आएगा, ठीक है, ये -19 हो जाएगा, ओके। तब ध्यान देखो कि -19 ऊपर हो जाएगा +19, कितना हो जाएगा ये 10⁸ हो जाएगा, टोटल बचेगा 10⁸। मतलब टोटल इस तरह से बच रहा है 9 इंटू 10⁸, इस तरह से बच रहा है। मतलब अब देखो ध्यान से क्या करता हूँ मैं, इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, डेल्टा एम इंटू, देखो ध्यान से एक्चुअली ये पूरा टोटल कैंसिल नहीं होता, इसका जो आंसर होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करके ये ऑलमोस्ट 1 पॉइंट, देखो कुछ चेक करो, कुछ आंसर आएगा, जो भी आएगा तो एग्जैक्टली 9 नहीं आता, एग्जैक्टली आता है कितने बराबर पता है, 9.31 आता है इंटू 10⁸। समझ रहे हो, मतलब कि ये 9 है, इसका इसमें कैंसिल करोगे एग्जैक्टली 1 से थोड़ी कैंसिल होगा, ये 1.67 है, ये 1.6 है, तो कुछ वैल्यू आएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9.31 आएगा इंटू 10⁸ आएगा, ठीक है। 9.315 एग्जैक्टली बोला जाए तो 9.315 इंटू 10⁸, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ पता है, ये 2 जीरो इसमें से ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 931.5 इंटू हो जाएगा 10⁶। देखो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा कि डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिख तो रहा है ना नीचे आपको, डेल्टा एम इंटू 931.5। हाँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ अच्छे से, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, कि भाई अगर हमको क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर हमको एनर्जी निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो क्या करो, डेल्टा एम को मतलब मास डिफेक्ट को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो ये प्रोसीजर आपको याद रहेगा ना, तो कभी भी क्या है, कोई दूसरे यूनिट में आ गया एग्जाम में तो आप उसको देख सकते हो। देखो बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, हमेशा 4-4, 5-5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ये कन्वर्जन पता होगा कैसे हमने किया, एक बार फिर से देख लो अगर नहीं समझ पड़ा हो तो देखो 931 पॉइंट सब वैल्यू रटा देते हैं डायरेक्ट, पर कैसे आता है उसका वैल्यू, हमने इसको डेरिवेशन करके देख लिया। आप बोलोगे एनर्जी फाइंड कर, लेकिन 931.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने देखा कि ये जो C² इसको हम कन्वर्ट करें अगर ध्यान से एनर्जी के अंदर, तो मास डिफेक्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, अपने को मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, अपने को क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। समझ रहे हो ना। देखो एग्जांपल करते हैं, इसको देख लो बस ध्यान से क्या किया हमने, पर डेल्टा एम किया, इसको EMU रखा 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने इसको जो है मतलब कि EMU को जो है केजी में कन्वर्ट किया, फिर ये अपना जूल बन गया, जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, हमको मिल गया बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिफाई होगा क्या होता है, ठीक है। ओके चलो, मान लो एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, चलो हीलियम है 204, ठीक है। गिवन है मतलब मास ऑब्जॉर्ब्ड ऑफ हीलियम गिवन है हमको, जो कि है 3.97। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है हमको, अभी हमने एग्जाम्पल किया था ना, उसको फिर से रिपीट करा रहा हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है मेरे पास 1 AMU, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है मेरे पास 1.002,
ठीक है, आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे आप? हम क्या करते हैं, मास डिफेक्ट डेल्टा एम क्या होता है, मास एक्सपेक्टेड माइनस मास ऑब्जर्व्ड। एक्सपेक्टेड मास क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर दो हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन जो कि हो जाएगा 2 और 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि हो जाएगा 2.004, ठीक है, इसका डबल। ओके, ये क्या हो जाएगा 4.004 आ गया एक्सपेक्टेड मास, और ऑब्जर्व मास तुमको दिया ही है, क्या दिया है 3.97, ठीक है, सब AMU के अंदर डील कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एम कितना हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा 4.004 माइनस 3.97। ओके, तो कितना हो जाएगा 4.004 माइनस 3.97 जो कि हो जाएगा 4.3, ठीक है, हो जाएगा 0.034 AMU। ओके, हमको अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो तो इसी मास को 0.034 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, हमको क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। ओके, ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं स्टेबिलिटी कर्व। क्या सीखते हैं हम, स्टेबिलिटी कर्व क्या होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी कर्व क्या होता है। तो स्टेबिलिटी कर्व होता है ना, वो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और इस ग्राफ से हम स्टेबिलिटी जज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ होता है कोई, ये क्या है अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे बीच में मैं 45 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन क्या दिखाता है, ये लाइन के ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, n इक्वल टू Z वाली लाइन है, मतलब यहाँ पे होगा जितने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स, तो अपनी बीच वाली लाइन है। ठीक है, तो कब कैसे होता है, अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब क्या बोलता है, नंबर होगा ये 10, 20, 30, 40 ऐसे नंबर होते हैं ना, आगे 20 है मान लो, ये 40 है, 60 है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से। समझो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या दिखाता है, किसी एलिमेंट को दिखाता है ना। जैसे अगर 20 बोलो, 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है, 10 किसका होता है, निकालो, आर्गॉन, क्रिप्टॉन जो भी होता है, 10 किसका होता है, सोडियम का, मैग्नीशियम का 11, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, वो सब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का दिखाता है, किसी एलिमेंट को दिखाता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है। अब स्टेबिलिटी कर्व क्या होता है, देखो एक तरह कर्व है, ये क्या है पता है, ये थियोरेटिकल डेटा है, इसको आपको जो बता रहा हूँ उसको समझो क्या होता है। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग एलिमेंट का, देखो अपने मतलब कि एटम, मतलब कि अपने एटमॉस्फेयर जितने भी एलिमेंट हैं सबको देखा गया कि वो स्टेबल फॉर्म में कहाँ कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, स्टेबल फॉर्म में कहाँ कहाँ रह रहे हैं, तो उसका एक पूरा बेल्ट निकाला गया, उसका एक पूरा रीजन निकाला गया, जो कि कुछ इस तरह से आता है, ध्यान देखा जाए ना, कुछ इस तरह से आता है, इस तरह का आता है। तो देखो मतलब कि कुछ इस तरह से बेल्ट बनता है। अब इसके अंदर जितने एलिमेंट लाई करते हैं, देखो ये सब पूरा जो है मतलब कि थियोरेटिकल डेटा है, इसको आपको जो है बहुत मतलब देखना है आपको किस तरह से क्या होता है, बाकी बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, पूरा थियोरेटिकल है, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या मतलब पूरा देखा गया डेटा है पूरा एक तरह से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब बराबर होते हैं, Z इक्वल टू n था, तब स्टेबिलिटी होता है। मतलब क्या होता है कि जब क्या Z लेस देन 20 की बात करूँ ना, तब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर बराबर हो, ये स्टेबिलिटी कब है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जितने एलिमेंट लाई करते हैं
इसके अंदर जितने एलिमेंट लाई करते हैं वो सारे स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियस। इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस लाई करते हैं वो सारे स्टेबल हैं। तो अब देखा 20 से अंदर तक देखा गया, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखो एग्जैक्ट डेटा तो है नहीं, इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन जो है वो आपको बता दे रहा हूँ। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब बराबर होते थे तब वो एलिमेंट स्टेबल होते थे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हीलियम का क्या होता है 2 4, देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर हैं, ठीक है, देखो n = 2 है, z = 2 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल लूँ मैग्नीशियम का 12 24, कार्बन का 6 12, नाइट्रोजन का 7 14, ऑक्सीजन का 8 16, कितने भी एग्जांपल ले लो। तो ऑलमोस्ट देखा सारे एलिमेंट में पॉसिबल तो नहीं है, पर जितने एलिमेंट्स हो सकते थे उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर थे ना। देखो 12 प्रोटॉन्स, n = 12, z = 12, n = 6, z = 6, n = 7, z = 7, n = 8, z = 8। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर है ना। मतलब क्या है कि z = 20 में जो n/p का रेशियो है, यहाँ पे देखो n/p का रेशियो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो ना, तब वो स्टेबल होता है। ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है वो स्टेबल होता है। अब क्या होता है, जो जो एलिमेंट यहाँ और यहाँ लाई करते हैं ना अनस्टेबल होते हैं। जो एलिमेंट यहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे n/p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए ना। यहाँ पे क्या है n इंक्रीज हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या है प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा मतलब क्या कि n/p का रेशियो घट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है n/p का रेशियो घट रहा है। यहाँ पे क्या है n/p का रेशियो बढ़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे ना। देखो ये लाइन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर वाली, तो हम इस तरफ जाएंगे तो न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, इस तरफ जाएंगे तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। यहाँ प्रोटॉन बढ़ेगा तो n/p का रेशियो घट जाएगा। मतलब यहाँ पे n/p जो है ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे n/p लेस देन 1 है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे n/p। तो देखो रेडियोएक्टिविटी का फिनोमेना कुछ इस तरह से ही होता है। मतलब जो एलिमेंट यहाँ पे है ना n ग्रेटर देन 1, वो क्या करेंगे, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स घटाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं पता है, स्टेबल रीजन के अंदर आना चाहते हैं। हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल रीजन के अंदर आए। तो जो एलिमेंट यहाँ पे हैं वो स्टेबल में कैसे आएंगे, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को घटाएंगे। और जो एलिमेंट यहाँ पे हैं वो स्टेबल कैसे बनेंगे, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल ये क्या, सॉरी प्रोटॉन बढ़े ना, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन्स को घटाएंगे। यहाँ न्यूट्रॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन घटाएंगे, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन को घटाएंगे। इस तरह से प्रोसीजर होता है। ओके, इस तरह से बेसिक्स ऑफ स्टेबिलिटी कब है, कभी एग्जाम में डायरेक्टली आ गया तो पूछ सकते हैं। और दिखा क्या गया पता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वैसे इतना रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन तो भी बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे z इक्वल टू क्या बोलते हैं, मीडियम रेंज के एलिमेंट वाले। देखो ध्यान, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, जैसे आप सोचो जैसे जैसे हम पीरियडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं, होता क्या पता है, एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ आयरन का। आयरन का क्या होता है 26 56। मतलब देखो कि ध्यान से इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स 26 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर 56 - 26, क्योंकि हो जाएगा 30 बराबर। तो देखो न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है। अब जैसे जैसे एलिमेंट के अंदर आगे बढ़ते हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई दूसरे का, उसके अंदर कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, उसके अंदर होता क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। किसी सिल्वर का एग्जांपल ले लो, Ag का 47 108 या 109, देख लेना एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, पर इसमें ध्यान से देखोगे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 47 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 108 - 47, जो कि इससे तो ज़्यादा ही है। मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा नंबर है ये, बिकॉज पीरियडिक टेबल के एलिमेंट अभी फिजिक्स के टीचर्स हैं, सारे याद नहीं रहते। लेकिन क्या है कि जो भी यहाँ पे है इतना तो फिक्स है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मीडियम रेंज के एलिमेंट है ना 20 के बाद से, मतलब 20 से लेके 60 तक, z इक्वल टू 22, z इक्वल ग्रेटर देन 20 और z इज लेस देन 80। मतलब इतने रेंज के जो एलिमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन देखा गया कि मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या देखा गया पता है कि जो n/p का जो रेशियो है ना, वो अगर 1.6 से लेके 1 तक लाई कर रहा है तब वो स्टेबल है। 1.6 से लेके 1 तक लाई कर रहा है तब वो स्टेबल है। तो ये देखो ये सब डेटा है, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो आयरन होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे हम देखते हैं, ये तो नॉर्मल डेटा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर जो आयरन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। भले इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है लेकिन वो स्टेबल है। क्लियर है। अब आगे देखेंगे भाई कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हमको घटाना है तो उसके लिए प्रोसीजर होता है बीटा माइनस डीके।
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बढ़ाना है या घटाना है, उसके लिए प्रोसीजर होता है अल्फा डीके, बीटा डीके, ठीक है, गामा रे डीके, वो सब हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी में। आज तो हम बेसिक से सीख रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ने से पहले जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो हम देख रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से रफ करके अब हम समझते हैं कि स्टेबिलिटी जज कैसे की जाए। ऐसे तो नॉर्मल डेटा पे हम नहीं अप्लाई कर सकते, एग्जैक्टली स्टेबिलिटी जज कैसे कर दी जाती है। आपके मन में क्वेश्चन, आप देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना, ठीक है। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है x, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। एक एलिमेंट है y, जिसका ये 10 है और ये 20 है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो 2 है, ठीक है, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 8 है। अब मेरे को बताओ कि दोनों में से कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, ये कि ये, दोनों में से कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है। आप बोलोगे जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो स्टेबल हुआ है, उतनी एनर्जी, जितना एनर्जी रिलीज़ करे उतना स्टेबल है। तो हम खाली बाइंडिंग एनर्जी को देख के हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप बोल रहे हो वाई ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी 8 है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप बोलोगे एक्स है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी को देख के आप जज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख लो ध्यान से कि स्टेबिलिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय बाइंडिंग एनर्जी। स्टेबिलिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय बाइंडिंग एनर्जी, but it is determined by binding energy per nucleon। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आप स्टेबिलिटी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि भाई सिंपली जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है ऑलमोस्ट केस के अंदर। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई बिकॉज एलिमेंट बढ़ रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी किस पे डिफाइन होती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब जो भी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है उसको अब न्यूक्लियन मतलब क्या होता है? ए, ठीक है, ए मतलब मास नंबर से डिवाइड कर दो इसे। देखो पर न्यूक्लियन क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, वो क्या होता है? मास नंबर के बराबर, उससे इसे डिवाइड कर दो। तो पहले वाले एलिमेंट के लिए देखो एक्स के लिए चेक करते हैं। एक्स के लिए क्या हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और इसकी क्या है? 4 है। ये क्या हो जाएगा? 0.5 आ रहा है, ठीक है। और वाई के लिए देखा जाए बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए करूँ तो कितना? बाइंडिंग एनर्जी 8 है और ए की वैल्यू कितनी है? 20। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0.4 के इक्वल। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन वो ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ये एक ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। देखो सिंपल सा लॉजिक है। हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों देखते हैं? बिकॉज जैसे जैसे एलिमेंट आगे बढ़ते जाते हैं ना, सोचो पहले छोटे एलिमेंट थे हमारे पास। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, एक कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। देखो ध्यान से, देखो एलिमेंट जब कम थे ना तो डेफिनेटली बिकॉज कम एलिमेंट है तो उसको बाइंडिंग एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट जो है कम होगी। अब भाई इसको एनर्जी मतलब इसको स्प्लिट करने के लिए कम चाहिए। ऐसा तो नहीं है एलिमेंट स्टेबल नहीं है, हमको पता है नीचे वाले एलिमेंट और स्टेबल होते हैं। तो हम खाली बाइंडिंग एनर्जी पे जज नहीं कर सकते बिकॉज अब यहाँ पे एक कोई एलिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। एक कोई एलिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो क्या बोलते हैं इस प्रोटॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी ज़्यादा लगेगी। अब भाई यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ऐसा बोल थोड़ी सकते हैं कि ज़्यादा स्टेबल है ये, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम क्या करते हैं पता है? हम निकालते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हम पर्टिकुलर एक की बात करते हैं, चाहे ये हो, हम किसी एक की बात करते हैं, ठीक है, किसी एक की, ठीक है। बाइंडिंग एवरेज निकालते हैं, एवरेज जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो एवरेज होता है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होता है, क्या होता है? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो चाहे वो ज़्यादा कोई हैवी एलिमेंट हो, चाहे वो कोई मतलब कि स्मॉलर एलिमेंट हो, हम क्या करते हैं? पर न्यूक्लियन चेक करते हैं, ठीक है। तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कितना ज़्यादा है कितना छोटा है। हम क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालेंगे। मतलब क्या है कि हम हर एलिमेंट की स्टेबिलिटी जज कर सकते हैं उसके ऊपर से।
कि भाई कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है या कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली भाई ये बड़ा एलिमेंट है, इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन ये थोड़ी कह सकते हैं ये ज़्यादा स्टेबल है। उसके लिए हम चेक करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एवरेज देखेंगे, एवरेज किसका ज़्यादा आ रहा है, एवरेज जिसका ज़्यादा है वो, तो इसके अंदर एवरेज ज़्यादा है। देखो छोटा एलिमेंट है लेकिन तो भी इसका बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। इसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। समझ रहे हो, इस तरह से कहानी डिटरमाइंड होती है। तो कभी आप स्टेबिलिटी चेक करें तो आप खाली बाइंडिंग एनर्जी से मत चेक करना, आप चेक करना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास नंबर। इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन स्टेबिलिटी इससे जज की जाती है। ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका एक कर्व भी होता है, वो हम वो देख लेते हैं। इसका एक कर्व होता है, ठीक है, मतलब कि अलग अलग एलिमेंट के लिए इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, उसको भी देख लेते हैं ध्यान से जाते, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मास नंबर, यहाँ पे क्या है, मास नंबर। तो इसका पर्टिकुलर इस तरह से ग्राफ बन के आता है कुछ, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो कुछ ग्राफ इस तरह से आते हैं। यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, अगर आप फिगर में देखो तो यहाँ पे हीलियम होता है, यहाँ पे कुछ कार्बन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रिटियम होता है, ठीक है, यहाँ पे ड्यूटेरियम होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है 1 यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है। और देखो ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पे देखो, ये मान लो ये जो है, यहाँ पे ग्राफ इस तरह से बनाता हूँ मैं। तो इसके अंदर सबसे स्टेबल जो न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ ना, यहाँ पे जो सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई है वो कुछ यहाँ पे आता है इस तरह से, ये अपना जो कि है आयरन, जो कि होता है Fe आयरन, जो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। मतलब ये है जो है, ये जो मास नंबर है ना, ये 26 के बराबर है। और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी आती है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लिखो कि आयरन न्यूक्लियस इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि सबसे मैक्सिमम है, सबसे मैक्सिमम जिसकी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है ना, वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमने पहला पॉइंट इसके अंदर ये देखा। दूसरा पॉइंट क्या दिखा गया है पता है, कि जो लोअर एलिमेंट है ना, वो क्या चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी रीच करें। तो जो लोअर एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, फ्यूज़न रिएक्शन करेंगे। वो क्या करेंगे, फ्यूज़न रिएक्शन करेंगे। मतलब कि दो हीलियम, देखो ध्यान से, देखो एक फेमस रिएक्शन है कि यहाँ पे ट्रिटियम जो होता है ना, देखो ये ट्रिटियम है और ये ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है और ये इस तरह से ड्यूटेरियम है, ये कन्वर्ट होकर बनाते हैं हीलियम। और प्लस एक यहाँ पे निकल जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे एक निकल जाएगा न्यूट्रॉन। तो देखो फेमस रिएक्शन है। ये क्या है अपना ट्रिटियम है, ये क्या है अपना ट्रिटियम है, और ये क्या है अपना ड्यूटेरियम है। दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया, हीलियम। अब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है हीलियम क्यों बना रहे हैं, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम दोनों मिलकर हीलियम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हीलियम देखो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे भी ज़्यादा स्टेबल है, इससे भी ज़्यादा स्टेबल है। तो जो लोअर एलिमेंट होता है ना, फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। फ्यूजन मतलब समझ रहे हो कि दो एलिमेंट कंबाइन होकर फॉर्म करें एक एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन एलिमेंट, ठीक है। और फ्यूजन इसका जस्ट उल्टा होता है कि एलिमेंट ब्रेक करें, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ पर जो हायर एलिमेंट होते हैं वो भी चाहते हैं कि स्टेबिलिटी बेल्ट के रीजन में आए। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर 50 से लेके देखो 50 से फिर यहाँ पे आगे देखा गया है ना कि यहाँ पे जो A इक्वल टू, ध्यान से देखो, A इक्वल टू 20 से लेके A इक्वल टू 50 तक
ध्यान देखो, ऑलमोस्ट देखो, ऑलमोस्ट जो हमको सेम देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और उसके बाद देखो फिर घट गया, ऐसा नहीं कि हमेशा घट रहा है। अगर आप कोई बोले कि बाइंडिंग एनर्जी हमेशा इंक्रीज हो रही है तो नहीं, देखो आगे जाके घट भी रहा है, आगे जाके बाइंडिंग एनर्जी घट भी रहा है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमेशा इंक्रीज नहीं होती। तो उसके बाद बीच में हमारा ये स्टेबिलिटी रीजन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल एटम्स रहते हैं, मोस्ट स्टेबल। तो जो लोअर एलिमेंट है वो फ्यूजन करके यहाँ जाएंगे, जो हायर एलिमेंट होंगे, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, वो यहाँ आने के लिए क्या करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे आने के लिए, फ्यूजन रिएक्शन, मतलब ब्रेक करते हैं। सो जो हायर एलिमेंट है तो वो इस रीजन में आने के लिए, बिकॉज उसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना है, उसको स्टेबल होना है। हर एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ। तो जो हायर एलिमेंट होते हैं फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, जो लोअर एलिमेंट होते हैं फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूजन रिएक्शन पूरा डिटेल में समझेंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा रे डीके, सब देखेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। तो मेनली ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि आयरन जो होता है सबसे मोस्ट स्टेबल होता है। जो लोअर एलिमेंट होते हैं वो फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। क्लियर है। और दूसरी बात कि यहाँ पे 20 से लेके 50 तक यहाँ पे देख लेना डेटा, एग्जैक्टली हर बुक में अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट स्टेबिलिटी रीजन होता है, कांस्टेंट स्टेबिलिटी रीजन, ओके। और इस तरह का ग्राफ आता है, कभी ग्राफ आ जाए तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है इसका, ओके, आप देख सकते हो, ओके। बस इतनी सी बातें थे। ये क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर, जो कि हम ए से डिफाइन करते हैं, उसका अलग अलग एलिमेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो कुछ इस तरह से ग्राफ है, थ्योरेटिकल डेटा है, लेकिन क्या होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्या होता है, बोर्ड के अंदर जो मास डिफेक्ट होता है उसके बेस पे हर बार क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो उसके बेस पे जो क्वेश्चन होगा उसको रैपिड फायर राउंड मिलेंगे, जे मीन्स में भी आते हैं क्वेश्चन, एडवांस में भी आते हैं, ओके। तो सारे के बेस पे डिटेल पूरा एनालिसिस हम जो है रैपिड फायर राउंड में करेंगे। होप सो आज के लेक्चर आपको पसंद आया, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।